हेलो स्टूडेंट्स। रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न आपको बताने वाला हूं। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आपको बस कैसे बना है ये आपको खुद समझना है, बनाना है। क्योंकि अब आपके पास प्रैक्टिस का समय है, अब आपको नया सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे आया ये आप समझेंगे। मैं इसका सबका आंसर बता देता हूँ कि किसका क्या आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। ये स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। अगर माइनस में इस तरह का मान होता है तो इसका आंसर हो जाता है 0। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्धवृत्त का परिमाप का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54 इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। तो इसका 10वां पद कैसे निकलेगा, आप देखिए 10वां पद, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आप बना करके आंसर चेक कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप जब आप बनाएंगे फिगर बना करके आप बता सकते हैं कि क्या होगा। बिंदु इतना और इतना, तो इससे घबराना नहीं, √3 √2 से। बस आपको देखना है कि पहला इसमें x प्लस में दिया है और y माइनस में दिया है, तो किस में होता है प्लस और माइनस, किस में होता है। तो ये आपका होता है चतुर्थ पद में, ये आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2m। इसको देख लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु इतना किस पाद में है, यानी ये आपका दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में होता है तो किस में चला जाएगा, ये आपका प्रथम पाद में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। अगला देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात करना है। छठा और 12वां दिया है और पहला पद ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी हो जाएगा। बनाकर चेक कर लीजिएगा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का आयतन 1517 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसको अब आप बनाइएगा जब 8 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। कॉसेक 45 डिग्री का, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का जितना मान होगा उसका ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। आपको बताना है कि संगत होगा, असंगत होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, संगत होगा। आप भी अपना चेक करते रहेंगे आंसर बना करके कि आपका बन रहा है कि नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या करें, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो आप इसका एलसीएम निकाल करके ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे में आ जाएगा अल्फा बीटा, रख करके आप जब बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 5/7। इसको बनाकर चेक कर लेंगे आप कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो आप इसका गुणनखंड करके फर्स्ट गुणे थर्ड के आधार पर भी आप इसको बराबर में 0 करके निकाल सकते हैं। तो जो आप निकालेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3/2 कॉमा 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। फिर उसी में आपका एलसीएम लेकर के आप इसको बनाएंगे जब 14 नंबर क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15,
15 नंबर कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाती है? जब प्रतिच्छेद करती हो तब ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक हल, एक और केवल एक हल या अद्वितीय हल जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यानी इसमें 3 अपरिमेय संख्या दिया है, एक है जो परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। यहाँ पर डी इसलिए हो जाएगा कि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका 4, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। इसको बनाकर चेक कर लेंगे आप। अगला देखिए, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए कॉमा बी का मसा गुने ए कॉमा बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए गुने बी। इसमें का पहला उसमें का पहला दोनों गुना कर देते हैं। इस तरह से संख्या वाला भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? किसे परिकलित? तो ये इसमें हम क्या निकालते हैं? मसा निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालते हैं। अगला देखिए, पाई क्या है? तो पाई आपको पता है कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? तो ये होगा कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं होती है तो कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। बस इसी से आपको समझ जाना है कि ये क्या कह रहा है, क्या होगा इसका। इसका क्या हो जाएगा आपका? कोई हल नहीं होगा। इसका यही होता है, कोई हल नहीं होगा। अगला देखिए, 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस 10y इजकल टू 0, 2x प्लस 5y इजकल टू 0 का एक शून्यतर हल है, तो क्या होगा वो? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 23 का ए हो जाएगा। जब आप बनाएंगे इसको तो इसका आंसर आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 की द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? जब ये आप बना करके निकाल करके देखेंगे तो ये वास्तविक तथा असमान आएगा, वास्तविक तथा असमान आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यानी कि सब द्विघात समीकरण है लेकिन एक इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। देखिए 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविध कर निम्नलिखित में क्या होगा? यानी आपको विविध कर निकालना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, डी इज इक्वल टू। जब इसको आप बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26 का आंसर आ जाएगा आपका 9। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन सा होगा? तो इसको बराबर में 0 डाल करके आप इसको जब बनाएंगे 27 का शून्य डाल करके बराबर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। 27 का आंसर कितना हो जाएगा? 2√2। अगला क्वेश्चन देखिए 28 कह रहा है निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 28 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 1,5, 9, 13, 17 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा? यानी आपको पद का अंतर निकालना है। तो इसका आप देख लीजिए, 5 में से गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 4। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? यानी इसमें से 3 जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, एक है जो समांतर श्रेणी में, वो ऑप्शन हो जाएगा बी। आप इसको घटा करके चेक कर सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के आधार पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 और उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा बी। कह रहा है कि 3 संख्या एपी में है, एपी में है
तथा उनका योग 24 था। आप इसको बनाकर देख सकते हैं 10 16 16 8 24, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। कह रहा है 32 में कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 625। इसका आप जब बनाएंगे 0 और 50 के बीच के विषम संख्या निकालेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा 625 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 कह रहा है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्या किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, तो आप जोड़ करके देख लीजिए कि 40 किसका आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 33 का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 का। 34 का देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर और ए बी इजिकल टू ए सी हो तो एंगल सी का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी, आंसर कितना हो जाएगा 45। इसको निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्या कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो तो एंगल सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा डी 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे होता है, आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज से होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइथागोरस किसका संबंध होता है, समकोण त्रिभुज से। साइन 90 माइनस थीटा, तो आप सब लोग को ये याद होना चाहिए, इजी भी एग्जाम में पूछता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सी हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा। आइए 38 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एबी की लंबाई क्या होगी, तो 38 डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा आपका सी √2 AC। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, तो आप जोड़ करके निकाल सकते हैं। 8 4 12, उसको 2 से भाग दे दीजिएगा 6 हो जाएगा, 10 6, जैसे देखिए आप यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे 8 + 4 कर दीजिएगा बट्टा में 2 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा कटकर। तो पहले में जिसमें 6 होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ एक ही में है आपका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बिंदु इतना तथा इतना मिलाने रेखा का मध्य बिंदु, फिर वही है, तो यहाँ पे 4 और 6 10, तो सब में आपको यहाँ पे 2 में 5 दिए हुआ है, तो आप हम यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। बच गया अब हमारे पास 2, तो 5 6 4 10, 10 बटा 5, 5 5 10 बटा में 5 यानी 5,5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 40 का कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आप अपना बनाकर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 कह रहा है कि बिंदुओं -5,7 और इतना के बीच की दूरी का आपको सूत्र याद होना चाहिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उस आधार पे जब आप इसको बनाएंगे 41 को, तो 41 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2√10 इकाई। ठीक है, सॉरी 41 का आपको बताना था ना, 41 का, तो 41 का ये आपका 41 का आंसर कितना हो जाएगा, इसको जब 41 को सॉल्व करेंगे तो 41 का हो जाएगा ये आपका 4√2 हो जाएगा, जब आप निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा। 42 का देखिए, 42 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 42 का ए हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। उसी तरह से 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आपको पता है कि इसका क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो जब उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो 43 का हो जाएगा ए sec स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 का 1/√3 किसका मान होता है, तो आपको पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, जहां भी पाई होता है त्रिकोणमिति में तो वो 180 हो जाता है, तो 180 बटा में यहाँ 3 करके देख लीजिए तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 का मान होता नहीं है, यहाँ पर आप रख करके देख लीजिए। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं 44 को, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan π/6। आप रख करके देख लीजिए 180 बटा में 6 तक 30 आएगा, तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 क्या कह रहा है। 45 कह रहा है कि यदि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3
√3 हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाता है 2/√3 का? सेक हो जाएगा, कॉसेक का साइन हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बनाकर चेक कर लेंगे। 45 का 46 देखिए क्या कर रहा है 46 कर 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। तो 46 का जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा cosec स्क्वायर, ये हो जाएगा 46 का आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ पर आप बना करके इसको चेक कर लीजिएगा। जब आप एक वृत्त बनाते हैं, एक यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंट है जो Q से एक वृत्त पर, तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे ये Q हो गया, कोई पॉइंट है Q है, पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र से, तो यहाँ मान लीजिए कि केंद्र यहाँ पर है, इससे इसकी दूरी यहाँ पर है, यहाँ पे इसकी दूरी है। इसको जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको ये केंद्र है, इसको मिला देते हैं हम यहाँ पर। ये आपका केंद्र से ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, यानी H आपका 25 दिया हुआ है और आपका P दिया हुआ है 24। H दिया है 25 और P दिए हुआ है आपका 24। तो B आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल होता है आपका 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तब आपका आ जाएगा आंसर, सॉल्व करने पर 7 आ जाएगा। इसको बनाकर चेक कर लीजिएगा अपना। अगला देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ = 110, तो एंगल PTQ निकालना है आपको, एंगल PTQ निकालना है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70, 110 और 70 180, यानी यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो 180 का बनाएगा। तो हमारा पास 110 दिए हुआ है, तो घट कितना रहा है 70, तो ये हो जाएगा आंसर 70। उसको आप अपना बनाकर समझकर चेक कर लेंगे। मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 49 कर रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तब POA का मान निकालना है। एंगल O का मान आपको ज्ञात करना है। तो एंगल O का जब आप मान ज्ञात करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आपको एग्जाम में पूछे हुआ है, इसलिए इसको समझ के बनाएंगे। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, एक मान लीजिए कि कोई वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, एक यहाँ पे बिंदु डाल देते, बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, एक यहाँ से एक यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, उसमें खींची गई तो कौन सा संबंध होता है? तो ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, समान होता है। तो ए हो जाएगा 50 का ए। अगला देखिए 51 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें आपको बनाते समय एक बात ध्यान देना है कि कह क्या रहा है, पहले किसका कह रहा है करने के लिए। तो पहले कह रहा है आपको नए एवं पुराने, यानी पहले नया ऊपर में रखेंगे उसके बाद पुराना रखेंगे। नए यानी त्रिज्या को दुगुना करके रखेंगे, 2 गुना करके। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जब 51 का आप बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा बी 2:1, 2:1 हो जाएगा आपका। बना करके चेक कर लीजिएगा। इसका वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी करनी है, यानी जहां पे r लिखते हैं वहां पे 2r लिख देना है, ठीक है। नीचे में फिर r हो जाएगा तो कट जाएगा तो 2:1 आ जाएगा। अगला देखिए 52 का है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो इसका क्या किया जाता है, इसका एलसीएम निकाल करके जो आता है वही हो जाता है इसका आंसर। इसको बना करके चेक कर लीजिएगा कि बनता कैसे है, ठीक है। तो इसका बना लीजिएगा 52 का। अगर कहीं कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन को समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसे बना है, कि इतना आंसर आ गया है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और अब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 52 का आंसर जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन ठीक से समझ करके तब जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, देखिए वहां पे था कि दोगुनी कर दी जाए, यहाँ पे है वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, यानी r/2 कर देंगे, जहां r रखना होगा वहां r/2 कर देंगे, कर दी जाए तो पुराने तथा नए, इसमें उसमें कह रहा था नया पहले, इसमें कह रहा है पुराना पहले, यानी पुराना r वाला पहले रखेंगे और r/2 वाला बाद में रखेंगे। तो जब आप इसको बनाएंगे 53 को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2:1, इसका भी आंसर आएगा। इसको बना करके चेक कर लीजिएगा, चूंकि r है और नीचे में फिर हम क्या रख रहे हैं r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और r से r कट जाएगा तो 2:1, इसका भी आंसर बच जाएगा। अगला देखिए, फिर उसी तरह से क्वेश्चन है ये, इस तरह का एक क्वेश्चन हर हाल में आपको पूछेगा ही पूछेगा। 54 क्या करे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का, तो उसमें आपको क्या आया था 2:1 आया था, ठीक है। उसमें आपको तो यहाँ पे क्षेत्रफल कह रहा है, सॉरी क्षेत्रफल कह रहा था, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं कहता, परिधि ज्ञात करने के लिए कहता तो 1:2 हो जाता, लेकिन स्क्वायर करना है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:4 हो जाएगा 54 का, 1:4 हो जाएगा। इसमें किसको कह रहा था पहले करने के लिए, पुराने को पहले, उसके बाद नया को। अगर परिधि कहता निकालने के लिए तो 1:2 हो जाता, लेकिन हमको कह रहा है क्षेत्रफल, इसलिए 1:4 हो गया। नया पहले कहता तो हमारा हो जाता 4:1। थोड़ा सा भी मिस करेंगे इसमें तो आपका गलत आंसर टिक हो जाएगा, इसलिए सावधानी से बनाएंगे नया और पुराना को देखते हुए कि नया ऊपर को रखना है पहले या पुराना ऊपर रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 55 जब आप इसको बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए 56, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है, तो उसका आयतन यानी v बराबर क्या होगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका d, x y z, यानी x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछता है। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या करा, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। तो आपको पता है कि बारंबारता का बहुलक किसको कहते हैं, जो अधिक बार रिपीट होता है, रिपीटेड जो नंबर होता है उसको कहते हैं बहुलक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए बहुलक पूछ रहा है, तो इसमें देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। 3 इसमें 3 बार रिपीट हुआ है, 1 इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, 0 1 बार रिपीट हुआ है, तो इसमें 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है, 3 बार रिपीट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक 3। अब कह रहे हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और अगर आपको असंभव घटना की प्रायिकता पूछ दे तो वो 0 होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो इसको भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब माइनस में हो तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, या जब 1 से ज्यादा हो तो भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तीसरी बात कि नीचे में यानी हर में हमेशा ज्यादा होता है, अंश में हमेशा कम होता है। अगर अंश में ज्यादा दे दे, हर में कम दे दे तो भी नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।